बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी दार हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं अमूमन अकेला होता हूं, मगर आज मेरे साथ एक मेहमान है। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। इनसे मेरी गैर रस्मी बातचीत हो रही थी और उस बातचीत में हमने चाइल्ड अब्यूज, साफियों के साथ पेश आने वाले मसाइल, सोसाइटी में जो बड़े मसाइल हैं वो हमारी जेर बहस है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस गुफ्तगू को हम रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। मेरे साथ मौजूद हैं इशफाक फाजल साहब। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही ये सहाफत के साथ भी वाबस्ता हैं। इनकी गाय बगाहे एक्टिविटीज रहती हैं। सोशल इश्यूज पे ये कॉलम्स लिखते हैं। इनसे जानते हैं कि सोशल मसाइल कौन से हैं, हमारे सोशल इश्यूज कौन से हैं जो इस वक्त हमारी सोसाइटी को दरपेश हैं, और इसके साथ साथ जो इनका ज्यादा वर्क है चाइल्ड अब्यूज पे। ये चाइल्ड अब्यूज की एक बैन अवी तंजीम है जो इस सारे मामले को देखती है, इसको कंट्रोल करती है, इस पे रिपोर्ट सालाना जारी करती है साहिल के नाम से। उस तंजीम के साथ भी ये वाबस्ता हैं किसी न किसी सूरत में और किसी न किसी तरीके से। इनसे जानते हैं कि इस वक्त जो चाइल्ड अब्यूज है, ये एक टर्म यूज होती है चाइल्ड अब्यूज, ये टर्म क्या है और इसको किस नजर से एनालाइज ये करते हैं। इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये चाइल्ड अब्यूज है क्या, और इस ये टर्म इतनी ज्यादा और आजकल के दिनों में ये ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, ये है क्या असल में? चाइल्ड अब्यूज़ जो है ना जी, बेसिकली सेक्सुअल अब्यूज़ जिसे कहते हैं हम, बच्चों के साथ। जी हाँ, बच्चों के साथ और बच्चियों के साथ भी, दोनों के साथ ये इस तरह से होता है। और इसका जो दर्दनाक पहलू है वो ये है कि ये जितने यतीम और नादार बच्चे और बच्चियाँ हैं उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि 90%, 90% जो मदरसे हैं उनमें ये अब्यूज़ होते हैं, ये बच्चे भी और बच्चियाँ भी। तो फिर मैंने ये केस उठाए, लड़े। टडियाल में एक केस था, वो क्योंकि वो ताकतवर मदरसा था, वो केस तो वो जीत गए, जिसका मुझे ज़िंदगी पर अफसोस भी है, रहेगा। लेकिन वहाँ पे असल में जो है ना, ये जो बच्चे और बच्चियाँ हैं ना, ये अपना मामलात किसी को बता नहीं सकते। ये हमारा सोसाइटी, हमारा कल्चर ऐसा है ना जिसमें बच्चे बताते नहीं, उम्र नहीं बताते। जी हाँ, और क्योंकि वो गुर्बत की वजह से और मतलब है कि घर वालों ने उनको वहाँ भेजा होता है, अगर उनके वालिदैन हैं भी, तो कुछ तो यतीम नादार भी हैं, तो फिर वो उनके जो है ना अब्यूज़ करने वालों के हथे चढ़ते हैं, जो उनके मौलवी वहाँ पे होते हैं, तो ये फिर इनको अब्यूज़ करते हैं। अभी रिसेंटली एक चकसवारी में सानिया हुआ है, उसका बच्ची वाला बच्ची वाला, वो वकार साहब, वो इतना दर्दनाक है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो उसका वो जो हरामज़ादा वो मुफ्ती था या मौलवी था, उसने ये बेसिकली बच्चियों को अब्यूज़ करता था, फिर उनकी वीडियो बना के फिर किसी और ग्रुप्स को भेजता था, जो वो भी अपनी जगह जो है ना जिनको भेजता था वो भी अब्यूज़ करते थे। तो ये फखरिया मतलब है कि ये इनका अपना एक नेटवर्क बना हुआ था। नेटवर्क बना हुआ। अच्छा, 2015 में यही मुफ्ती और यही मौलवी यही काम करते हुए पकड़ा गया था चकसवारी में, यही मौलवी 2015 में। लेकिन वहाँ के जो खड़पेंच टाइप थे, कोई सियासतदान थे, उन्होंने इसको बचा लिया। उस वक्त भी इसके खिलाफ FIR कट की थी, और उस वक्त भी चाइल्ड अब्यूज की थी, चाइल्ड अब्यूज़ की थी, और मैं बच्चे की थी या बच्ची की मुझे ये जहन में नहीं रहा, लेकिन ये चाइल्ड अब्यूज़ की थी। तो छुड़ा के ले गए, FIR ख़त्म हो गई उसकी। फिर उसके बाद 7 साल मज़ीद वो बच्चे और बच्चियों को अब्यूज़ करता रहा। फिर अभी जाके 2022 में अभी वो पर्दा उसका उठाया उसका, और अंदाज़ा करें कि इस दौरान उसने कितने बच्चों और बच्चियों को अब्यूज़ किया होगा। जब बात आप करते हैं कि मदरसे की, तो मदरसे तो हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान भर में बेशुमार हैं, और एक कल्चर भी है कि मदरसों में और मस्जिदों में मौलवी तैनात किए जाते हैं। सोशल इश्यूज पे बात कर रहे हैं, मैं किसी मजहबी पहलू से नहीं देखता। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये मुनासिब नहीं है कि एक अगर गांव है और मुसलमानों का गांव है, तो वहां पे, या एक मोहल्ले में मुसलमानों का मोहल्ला है, तो वहां पे बसने वाले लोग ही इमामत कराएं, वही अपने बच्चों को खुद तालीम दें। क्या मौलवी एक सो कॉल्ड पेशा बना दिया गया है? इनका क्राइटेरिया क्या है, मुझे तो इतनी समझ इसकी नहीं है कि ये किस तरह से इनको एम्प्लॉय करते हैं। और दूसरी बात एक और भी आपको बताऊँ वकार साहब कि
मैं जो मदरसे चलाने वाले हैं उन पे कोई शक का इजहार नहीं करता। ये जो एम्प्लॉय करते हैं ना, जो मुफ्ती या मौलवी जो मुलाजमत पे रखते हैं ना, ये ज़्यादातर यही जो है ना ये अब्यूज़ कर रहे होते हैं। मसलन डियाल में मैंने एक बच्चे की ज़्यादती का केस भी किया। अब चाहिए तो ये था कि बच्चे ने इल्ज़ाम लगा दिया जी कि फलां मदरसे में फलां मौलवी ने उसके साथ ज़्यादती की है, उसने एक दो बच्चों के भी नाम लिए। अब मदरसे वालों का ये काम बनता था कि हम पे इल्ज़ाम आ रहा है तो हम इस बच्चे से और इस बच्चे के ख़ानदान के साथ मिल के इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हो सकता है कि हमारी मस्जिद में किसी मौलवी ने ये ज़्यादती की हो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उल्टा अपने मदरसे की रेपुटेशन का सोचा कि ये ख़राब हो जाएगी, तो फिर उन्होंने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, और उनकी चैरिटी भी है, अदारे भी हैं, तो उसको बचाने के लिए जो है ना उन्होंने उसके ख़िलाफ़ काम किया, उस बच्चे के ख़ानदान के। फिर हमको इतना दबाव में लाने की कोशिश की गई। मैं अब क्या बताऊँ, मेरे यूके से मेरे रिश्तेदारों से रब्ते किए गए, हर तरह से मुझ पर दबाव डाला गया, उस ख़ानदान पे भी दबाव डाला गया। लेकिन अल्लाह ताला के भरोसे हम लड़ते रहे, फिर हम नाकाम ज़रूर हो गए। अल्लाह ताला को जैसा मंजूर था हम उस पर है मुतमिन है। लेकिन ये है कि हमने ये केस लड़ा और भरपूर लड़ा। इसका मुझे ये खुशी है। अभी मैं एक बात और बताऊँ इनके, जिसमें डडियाल की जिसमें बच्चे का केस लड़ा, मेरे वालिद साहब भी फोत हुए हफ्ता 10-12 दिनों में। तो उस मदरसे से मुझे पैगाम आया जी कि देखा ना आपने हमारे केस लड़ा और देखा आपके वालिद साहब फोत हो गए। यानी कि जो जिंदगी और मौत के फैसले वो इस तरह जोड़ रहे थे कि देखें जी। देखिए, मदरसों से मेरा भी कोई खास इख्तिलाफ नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि दीनी तालीम हो, मगर जुल्म ये है, सितम यह है कि हमारे यहाँ 3 दर्जे के तालीमी निज़ाम है। मदरसों का निज़ाम मुख्तस कर दिया गया है गरीब, लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास तबके के लिए, ठीक है। और जो उसके बाद एक तालीमी निज़ाम आता है जिनमें सरकारी स्कूल और प्राइवेट नॉर्मल स्कूल्स हैं, वो मिडिल क्लास तबके के लिए है। और उसके बाद एक अपर क्लास तबके के लिए चेन सिस्टम एजुकेशन का है। तो इसमें जाहिर सी बात है, जहाँ पे सोसाइटी की शुरुआत है वहीं पे तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी जिम्मेदारान हैं, क्योंकि वो मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, वो तालीम को उसको एक दर्जा नहीं दे रहे, एक दर्जी तालीम नहीं, यक निसाब नहीं है। तो अगर निसाब एक जैसा हो, तालीमी इदारे मॉनिटर हों, तो फिर ये मामला ही ना पेश आए ना। ये इशू जो आपने ये मयार तालीम का जो मयार है, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, ये तो बिल्कुल है। नहीं, उसी के साथ मॉनिटरिंग भी है ना। मॉनिटरिंग तो बिल्कुल नहीं है। मॉनिटरिंग नहीं है जिसकी वजह से दरसों में बच्चे रात को वहाँ पे रहते हैं। बच्चे वहाँ पे ऐसी बात है गरीब घरों से आए होते हैं, घर वालों की भी इतना उनके पीछे फॉलो अप नहीं होता, जिसकी वजह से इस तरह के मसाइल पेश आते हैं। तो क्या कोई सूरत निकल सकती है इनको मॉनिटर किया जाए? मॉनिटरिंग के लिए ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि हम मदरसे बंद कर दें। एक शख्स अगर दरिंदगी करता है, 2 करते हैं, तो मदरसे बंद कर दें, उसको तो चलना है। तो इसकी मॉनिटरिंग का क्या मतलब मॉनिटरिंग बड़ी इसकी आसान है। नीयत ठीक हो तो मॉनिटरिंग आसान है। अगर किसी मुफ्ती या मौलवी पे इल्ज़ाम आ गया ना किसी मदरसे में, तो मदरसे को फुली रिएक्ट करना चाहिए और उसकी छानबीन करनी चाहिए। ये लोग ऐसा नहीं करते। ये अपनी रेपुटेशन बचाने के चक्कर में पड़ जाते हैं जी, हमें वो यूरोप से चैरिटी आती है, हमें इतने पैसे मिल रहे हैं, तो ये हमारी रेपुटेशन को सवारी में जिस बच्चे के साथ जिस मौलवी ने ज्यादती की, उसके खिलाफ किसी आलम दीन, किसी मौलवी, किसी दरबार से कोई किस्म का मज़ामती बयान जारी नहीं है। मज़ामती दुख होता है, वकार साहब यकीन जाने, बहुत दिली दुख होता है कि यतीम और नादार बच्चे और बच्चियों के हवाले से कोई बंदा आवाज़ उठाने के लिए दिया। इसका एक दर्दनाक पहलू मैं आपको एक और भी बताता हूँ वकार साहब। इसी मौलवी ने एक बच्ची को अब्यूज़ किया। खौफ के मारे वो बच्ची रात को मदरसे से बाहर चली गई। तो वो एक रेत का ढेर था जहाँ पे वो सो गई रात को। तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो वहाँ का जो मुलाजिम था उसने उस बच्ची को देखा, उसने भी उसके साथ वही सलूक किया। तो फिर बच्ची, यानी कि इस पर आप थोड़ा ध्यान देना, तो मतलब है कि मैं रूह कांपती है और मैं सोचता हूँ कि यही चीज़ें हैं हमारे ज़वाल का ज़रिया वजह बनेगी। तो फिर हम खुदा से ये भी गिले नहीं कर सकते, ये भी कि हम पे ज़लज़ले क्यों आते हैं, हम पे सैलाब क्यों आते हैं और हम पे अज़ाब क्यों आते हैं, क्योंकि ये तो जायज़ है ना हम पे किसी न किसी हद तक। अगर एक तरीका है इनसे ये बचने का, एक ही तरीका है जिसके लिए मैं जंग लड़ रहा हूँ। अभी साहिल से भी मैंने मेंबरशिप
हासिल की है, साहिल की माशाल्लाह इनका इंटरनेशनल अदारा है जिसके साथ मैं मुंसलिक हो कि मैं बहुत कुछ कर, अभी तो मुझे थोड़े अर्थ के इशू हैं वापसी पे, मैं इनके साथ वहाँ पे के वकील हैं इम्तियाज़ सोमरो साहब, ज़बरदस्त किस्म के वकील हैं, उनके साथ मेरी 2-4 मीटिंग्स हुई हैं। उन्होंने जो मुझे बच्चों के हवाले से कुछ वाक़यात सुनाए, तो मेरा जी करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी इसी काम के लिए वक़्फ़ करूँ कि बच्चों और बच्चियों के अब्यूज़ होने से कैसे बचाया जाए। इतने इसके दर्दनाक पहलू हैं और इनकी कोई ज़बान नहीं है, इनकी मतलब ये अपना मुद्दा किसी को बयान नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे बड़ी खामी है, सबसे बड़ी जो खामी है वो ये है कि अवाम खामोश रहते हैं। अवाम नस्ल दर नस्ल, क्योंकि बेसिकली मेरा मानना है कि हम पुलिस स्टेट में रह रहे हैं, हमें पुलिस कंट्रोल करती है, अदारे कंट्रोल करते हैं और हम खौफ की कैफियत में हैं। हम अपने हक़ के लिए लड़ना नहीं चाहते, हम मजबूर हैं इनके साथ ज़ाती मुरासम बनाएं और अपने काम न करवाएं। इस तरह का माइंड सेट हमारा बना हुआ है, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि बच्चे बच्चियाँ अब्यूज़ होते हैं और वो बंदे इनसे सबसे जो तकलीफ की बात है कि बच्चे बच्चियां जिन लोगों के अब्यूज होते हैं वो मिडिल लोअर क्लास लोग हैं। जी हाँ, और या तो वो किसी खरपेंच के बच्चे नहीं है, वो किसी खरपेंच के, अगर किसी देखे ना जी वकार साहब देखे ना, मैं भी बच्चों वाला हूँ, आप भी बच्चों वाले हैं यार, कोई अपना बच्चा या बच्ची उस जगह रख के सोचे तो सही कि यार अगर ये मेरी बेटी होती, अगले को गोलियां मार दी जाए। हाँ, वो आपकी कैफियत हुआ, आप तो कहते हैं कि उसे मैं कच्चा चबा जाऊँ, लेकिन वो क्योंकि यतीम और नादार है। ये चीज़ें मुझे डराती हैं कि ये किसी इसको रोकने का एक ये भी तो तरीका है ना। अभी जो शख्स शिकंजे में है, जिसकी वीडियो सामने आई है, साबित हो चुका है, और मुतअद्दिद बच्चियां सामने आई हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि उनके साथ ज्यादती थी। आप जिस सोसाइटी से आए हैं, आपने वहाँ पे देखा है सिर्फ इल्ज़ाम लगाने पे सजाएं दी जाती हैं, वहाँ पे इल्ज़ाम साबित नहीं किए जाते कि इल्ज़ाम लग गया अगर किसी टीनेज की तरफ से, किसी अंडर एज की तरफ से, तो सजा दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे तो बाइज्जत बरी किया जाता है और दोबारा वो मदरसे लोग चलाते हैं, दोबारा वो सोसाइटी में सर उठा के जी रहे होते हैं। अभी एक आपने जिक्र किया है केस का जिसमें आपको वहाँ पे शिकस्त हुई, ठीक है, और वो लोग फिर बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, और बल्कि जिन्होंने केस जीता है उनको फिर सैर कराई गई। तो इसका एक ही तरीका है कि इनको जब तक इबरत का निशान नहीं बनेंगे तब तक तो हालात खत्म नहीं होंगे। हम हमारी गुफ्तगू काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो हम सहाफ़ती मसाइल की तरफ भी आते हैं एक मुख्तसरन कि आप जाहिर सी बात है कॉलम्स वगैरह लिखते हैं, आप मीडिया से गाहे बगाहे किसी न किसी तरीके से आपका इंटरेक्शन रहता है, तो आपके नज़र में सहाफ़ियों के लिए क्या मसाइल है? अगर आप तो साफ़ी है ना जो हक सच लिखते हैं, तो आपके लिए पाकिस्तान में मसाइल ही मसाइल हैं। अगर तो आप लिखते हैं, अदारों की हमायत में लिखते हैं और उनकी तारीफ़ें करते हैं, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, तो फिर तो आपके ठीक है, आपकी ज़ाती तलकात भी बन जाएंगी और करा लेंगी। लेकिन उसका एक नुकसान ये है कि वो आम कामन इंसान की जो है ना वो मतलब उससे ज़्यादती है। जब आप ज़ाती तलक के काम कराएंगे तो आप अच्छे भी काम करवाएंगे, गैर कानूनी भी करवाएंगे। तो लेकिन मेरे और आप जैसे या दूसरे कालम जो अदारों पे हक सच या हक सच की जो बात करते हैं, उनके लिए बहुत मसाइल हैं। जैसे कि माजी में हमने देखा है कि 2-4 दफ़ा किसी ने अगर अदारे के अगेंस्ट बात की, बल्कि आप भी थोड़ा कुछ शिकार हुए हैं मेरे ख्याल में, इसके थोड़ा सा लिहाज पड़ रहा है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ था। मैं उस वक्त यूके में था, और भी बहुत साथी हैं जिनके साथ इस तरह से होता है कि जो ही आप अदालत के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे तो ये आपको अपना फिर तंग करने का अभी कुछ जो मैंने एक पिछले इंटरव्यू में भी बात की थी कि मुझे भी 1-2 बार इनका सामना करना पड़ा, लेकिन अभी उन्होंने मुझे वार्न किया है, वार्निंग दी है कि आप एहतियात करें वरना आपके लिए समझदार वो जो इशारा समझ है। बल्कि उन्होंने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था जी कि अब इसको ज़ीरो कर दिया जाएगा। अब ज़ीरो से उनकी क्या मुराद है, शायद पता नहीं क्या मेरे खिलाफ कोई ढूंढेंगे। ये भी एक करते हैं ना कि अब जब आप अदारे के खिलाफ कोई बात लिखते हैं जो हक सच पे मबनी हो, ताकतवर अदारे हैं ही हम पे ताकतवर। अब वो क्या करेंगे कि वो ये नहीं करेंगे कि हम देखें तो सही है ना इसने जो तनकीद की है या जो दिखा है वो सच्चाई पे मबनी है या नहीं। वो ऐसा नहीं करेंगे, वो जो लिखने वाला है उसकी कमजोरियां ढूंढेंगे, उसके लिए कोई कंट्रोवर्शियल चीज बनाएंगे, उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। उस केस के बाद इस तरह की चीजें अमूमन हमने देखी हैं, सामने आती हैं। बेशुमार लोगों की अगर किसी के खिलाफ कोई स्टोरी करता है या कोई मामला होते हैं, उनकी वीडियोस, उनकी तस्वीर, उनका पर्सनल डेटा शेयर किया जाता है और फिर वो ढूंढेंगे कि इसकी क्या कमजोरी है
और कुछ मेरे ख्याल बना भी सकते हैं ये, अगर वो चाहे तो बनाया भी जा सकता है। तो इस तरह से होते हैं, ये मतलब है कि मसाइल है। बहरहाल ये है कि साफ़ियों के लिए जो मेरी एक यही है कि इनको पहले तो सियासत में नहीं होना चाहिए, किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, अवाम के हक़ की बात करनी चाहिए। अभी मैं इस वक्त अवाम जज्बात में है, पत्तों का जो सानिया हुआ है, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि ये सब ड्रामा किया है पुलिस वालों ने अवाम को अवाम के ख़िलाफ़ करने के लिए। सिर्फ मुझे अफसोस है कि मैं इलाज के लिए यूके जा रहा हूँ, मैं पत्तों की जा नहीं सका, लेकिन मैंने अपने दिल में तैयार किया हुआ है कि मैं ये साबित करूँगा। आपकी जो रिसर्च है उस मेरी रिसर्च के मुताबिक इन्होंने जो है ना, बड़ा कॉमन से वो है, बज़ाहिर साफ नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ पब्लिक को बदनाम करने के लिए किया गया। पब्लिक मासूम है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने 1122 है गालिबन नंबर, उस पर पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस मौके पे आई, पुलिस ने उन्हें कहा कि ये अब हमारी कस्टडी में आ गया है, आप अपना प्रोग्राम शुरू करें। फिर जाके लेकिन किसी शैतान उस पुलिस ऑफिसर ने या करप्ट पुलिस ऑफिसर ने वीडियो बनाई है। अब देखें ना, कोई वीडियो बना रहा है ना, उसने वीडियो बनाई है और फिर उसने पब्लिक में शेयर की है। इसमें बड़े बड़े मेन स्ट्रीम के मीडिया के जो हैं लोग, वो भी बह गए इसमें कि देखें जी अवाम कितनी बेइज्जत है, बगैर तहकीकी बगैर तहकीकी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं वापस आके तो मैं ये साबित करूँगा कि ये अवाम मासूम थी, इससे उनके साथ ड्रामा किया गया है। सो इस तरह के मतलब मसाइल बहुत हैं कि हमारी बात चल रही थी साफ़ियों के मसाइल की। तो साफ़ियों के लिए एक तो यूनिटी हमारी नहीं है, हमको बड़ा मुख्तलिफ अंदाज देखिए से एक और भी चीज़ है ना, जो वर्किंग इंसान है उससे यूनिटी की क्या जरूरत है, उसे तो काम करना चाहिए ना। अगर उसका काम अच्छा है तो यूनिटी करने वाले उसके साथ आएंगे ना। लेकिन वो अदारे आपको इंसिक्योर कर देंगे ना, जैसे वो आपको थ्रेट करेंगे, वो आपके वो तो खिलाफ कुछ पाकिस्तान में करेंगे। इस वक्त भी सेंसरशिप अरूज पे है। पाकिस्तान में इस वक्त भी आप कोई ये हमने जेलों में देखा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक 92 न्यूज़ के नुमाइंदे ने जब कहा कि हम आप लोगों के पीछे भागते हैं, आप हमें टाइम नहीं दे रहे, महंगाई अरूज पे है, तरक्याती काम नहीं हो रहे, इसलिए हम बाइकाट कर रहे हैं। वो लड़का उधर से उसने बाइकाट किया, माइक्स उठाए, और जब मीडिया वहां से चला गया तो उसके अदारे से उसको निकलवा दिया गया। तो इस तरह से यूनिटी तो यहाँ तक है ना कि नहीं, माइक साहब ने उठाए उस वक्त। नहीं माइक साहब ने उठाए हुए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई अवाम को बचा सकता है, अवाम को इस जुल्म से, अदारों के जुल्म से बचा सकता है, तो वो साफ़ी है। साफ़ी के अलावा नॉन बायस्ड साफ़ी, नॉन बायस, उसका कोई किसी सियासी जमात से तल्लुक़ ना हो, और वो किसी तरह भी जानबदार ना हो। अगर वो हक़ सच के लिए लिखे तो ये हमारे मसाइल फौरी हल हो सकते हैं। और हमें एक दूसरे पर एतबार करना चाहिए, हमें भरोसे के साथ एक दूसरे के सहारा बनना चाहिए। इंशाल्लाह ये मसाइल हल हो सकते हैं। मैंने तो अभी ये भी सोच रखा है यार, मुझे किसी साफ़ियों की पाँव भी पकड़ने पड़े ना, मैं कसम से ये करने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ यार, मिल के काम करते हैं, गैर जानबदार होकर काम करते हैं, हमारे सोशल इश्यूज पे काम करते हैं, जो सोसाइटी को बेहतर अभी करने देखे ना थोप में जो हुआ है, थोप का जो इशू है, वहाँ पे भी मौलवी जो है उसने भी ऐसे ही किया है, बच्चों का इस्तेमाल किया या बच्चियों का किया है, लेकिन उसको छुड़ा के ले गए। वो ताकतवर थे, वो उसकी ज़मानत उन्होंने करा ली है, वो चला गया। और उसकी तफसीर छोड़ो, बाद में मैं कभी आपको बताऊंगा, तो वो भी बड़े दर्दनाक है। तो ये चीज़ें सिर्फ इस वजह से है कि अवाम के अंदर यूनिटी नहीं है, अवाम को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। इसके अलावा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आज भी जारी है। डिवाइड एंड रूल है ना, हम बेसिकली पूरी स्टेट में रह रहे हैं, हमको तकसीम किया गया है, एक दूसरे के खिलाफ हमारे दिल में नफरत डाली गई है। शायद आपका टाइम हो रहा है तो सर हमारी गुफ्तगू ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अच्छा तो चलें, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको वाइंड अप करें। तो एंड मेरी नज़र में ये निकलता है कि जो साफ़ियों के मसाइल हैं वहाँ तक की ये है कि यूनिटी हो, नॉन बायस्ड हूँ, और उसके बाद आप इकट्ठे होके काम करें और रिसर्च करके काम करें। इसके इस हवाले से एक बात मैं और कर दूँ, आखिरी बात वो ये है कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कुछ साफ़ी उनको पसंद नहीं करता, इस तरह मुझे भी कुछ साफ़ी पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन हमें ज़ातियात से ऊपर जाके कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिस पे हमें कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। हमारी ज़ाती अगर किसी की पसंद नापसंद है तो वो अपनी जगह कायम रखें, लेकिन जो सोशल इश्यूज़ हैं उस पर हमारा कंप्रोमाइज़ होना चाहिए। ये कि इस पे हम मिल के चलेंगे तो फिर ही हम आगे जा सकते हैं।
और जहां तक बात चाइल्ड अब्यूज की है, तो जब तक इसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी सारे नज़ारों की, हाँ, ये भी अभी इस पे फैक्ट्स एंड फिगर सामने नहीं लाए जाएंगे। जी हाँ, इस मैं पे साहिल के लिए, साहिल से इसीलिए जुड़ा हूँ। साहिल का तो एक बड़ा नेटवर्क है, बहुत और बड़ा नेटवर्क है। उनकी तो रिसर्च जो है वो बड़ी ऑथेंटिक मानी जाती जी है हाँ, और इंटरनेशनली मानी जाती जी है। हाँ, मैं इस साहिल के साथ मिल के काम करना चाह रहा हूँ कि जो मदरसों के अंदर मॉनिटरिंग का निज़ाम कायम किया जाए, गवर्नमेंट लेवल पे हो, कोई इसकी वजारत हो, कोई इसके नीचे कोई अदारा हो जो बच्चों से डायरेक्ट जाके मिल सके, उनसे पूछ सके कोई इस तरह की इशू नहीं हो रही। इस पर अच्छा, मैंने काम करूँगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया।